तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, दिल्ली में ईवी गाड़ियां या बाइक कब से शुरू होंगी और क्या बाकी गाड़ियां अब यहां पर फेज आउट होंगी। ये खबर आई है, इसकी विस्तार आपको बताते हैं। दिल्ली से डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियां एक एक करके बाहर होंगी, यानी इन्हें फेज आउट किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है। तो सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि दिल्ली का पर्यावरण बेहतर करने के लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी बना रही है और जल्द ये पॉलिसी आ सकती है। ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट के मुताबिक नए सीएनजी ऑटो रिक्शा का पंजीकरण नहीं होगा, यानी कि अब ऑटो रिक्शा जितने अभी तक सीएनजी में हैं वो रहेंगे, लेकिन नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सभी सीएनजी ऑटो परमिट केवल ई ऑटो परमिट में से बदले जाएंगे। 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से बदलना अनिवार्य है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी 2 पहिया वाहनों का यानी 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी 3 पहिया माल वाहनों का पंजीकरण बंद हो जाएगा, यानी कि जो भी टेम्पो ट्रैवलर होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन अब नहीं होगा अगर वो सीएनजी, डीजल या पेट्रोल होंगे। वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। 100% इलेक्ट्रिक लक्ष्य 31 दिसंबर 2027 तक प्राप्त किया जाएगा। ये उसका मसौदा तैयार किया गया है। केवल इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी। BS6 बसें सिर्फ इंटरस्टेट अंतर्राज्यीय परिचालन के लिए होंगी। निजी कार मालिकों को तीसरी कार केवल इलेक्ट्रिक खरीदनी होगी, यानी अगर आपके पास पहले से 2 गाड़ियां हैं और अगर आप तीसरी गाड़ी रखते हैं या खरीदना चाहते हैं तो वो आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना ज़रूरी होगा। ड्राफ्ट पॉलिसी को सभी स्टेक होल्डर्स के पास भेजा जाएगा। विचार कर पॉलिसी को कैबिनेट में भेजा जाएगा। ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा। तो ये एक पूरा ड्राफ्ट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से किस तरह से बदला जाएगा। अभी जो सीएनजी, पेट्रोल और डीजल के कमर्शियल व्हीकल हैं उन्हें भी हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी रवीश रंजन इस पर बातचीत के लिए। रवीश, आपने जो ये खबर दी है जिसका एक मसौदा तैयार किया गया है, इसकी कुछ डिटेल्स हैं कि धीरे धीरे फेज आउट होगा, तो कितने फेजेस में होगा और बहुत लोगों को ये चिंता होगी कि क्या जो उनके पास अभी की गाड़ियां हैं उनको कब तक फेज आउट कर दिया जाएगा। तो इस रिपोर्ट में हम देखते हैं डिटेल कि क्या कैसे होगा ये पूरी कार्रवाई। दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। हालांकि अभी जो है इसका एक पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उस पॉलिसी ड्राफ्ट के तहत अगर आपके पास में गाड़ी है तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आपके लिए होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी इस तरीके के जो तमाम सारे ऑटो हैं, डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं, जो बाइक हैं डीजल पेट्रोल की, उन सब को धीरे धीरे जो है वो दिल्ली से बाहर किया जाएगा। कैसे बाहर किया जाएगा? अभी जो पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है उसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त 2025 तक जितने भी तिपहिया इस तरीके के वाहन हैं, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी, उन सब के जो परमिट हैं वो ई परमिट में कन्वर्ट होंगे। यानी अब वो जो इलेक्ट्रिक ऑटो है उसको लेकर आएँ। अब इसमें क्या फ़ायदा क्या है और क्या नुकसान है? दरअसल इस तरीके के जो ऑटो हैं सीएनजी के, वो अभी इनकी कीमत है तकरीबन 7 साढ़े 7 लाख रुपए। ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो हैं इनकी कीमत है 4 साढ़े 4 लाख रुपए, माफ़ करिएगा। तो ये ई परमिट में इनको बदला जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है ऑटो ड्राइवरों के साथ में कि इनके घर उस तरीके से नहीं होते हैं कि वो अपने ऑटो को चार्ज कर सकें। अब इसके लिए क्या दिल्ली सरकार पॉलिसी बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा एक सबसे अहम कदम ये होगा कि जो पेट्रोल, डीजल की जो 2 पहिया या सीएनजी की जो 2 पहिया गाड़ियां हैं उनको भी कहा गया है कि उनका भी पंजीकरण जो है वो 2026 के बाद से नहीं होगा। यानी उनको भी इलेक्ट्रिक वाहन लेना पड़ेगा, ई जो व्हीकल है उनको अपनाना पड़ेगा।
तीसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस ड्राफ्ट पॉलिसी में कही गई है कि दिल्ली में जिनके पास एक पते पर 2 गाड़ियां हैं, उनको तीसरी या उससे ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक लेनी पड़ेंगी। ये एक पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है। चौथी महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि अभी तक जो दिल्ली सरकार के कूड़ा या कचरा या और दूसरे कामों के लिए डीजल, पेट्रोल या सीएनजी की गाड़ियां थीं, उनको भी फेज आउट जो है वो बाहर किया जाएगा और उनको भी इलेक्ट्रिक जो ट्रक हैं वो सरकार लेगी और उनके ज़रिए जो है ये सारा काम वो करवाएगी। पांचवी अहम बात कही गई है कि जो इंटर स्टेट बसें हैं वो भी अब जो है वो सीएनजी या डीजल पेट्रोल की नहीं होंगी, उनको इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट किया जाएगा। हालांकि ये अभी केवल पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है। इस पॉलिसी को सारे जो स्टेक होल्डर हैं उन सबसे विचार विमर्श किया जाएगा और फिर दिल्ली सरकार की कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आया जाएगा। फिर ये जो है वो पॉलिसी बनेगी। हालांकि इसमें बहुत सारा जो है वो कई सारी जो है वो स्टेक होल्डरों की बहुत सारी आपत्तियां भी हैं, लेकिन देखना होगा कि नई सरकार कंसेंसस कैसे इस पर बनाती है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो दिल्ली के वाहनों की वजह से 40% तक होता है। तो अगर आपको दिल्ली का प्रदूषण कम करना है तो या तो वाहनों की तादाद घटानी पड़ेगी या डीजल, पेट्रोल, सीएनजी की गाड़ियों को आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लाना पड़ेगा। तो इसी के चलते इस तरीके का जो बदलाव है उसके अभी फ़िलहाल संकेत मिले हैं। ये अभी पॉलिसी ड्राफ्ट बनाया गया है, अभी इस पर विचार विमर्श होगा, फिर ये जाकर लागू हो पाएगा। लेकिन सरकार इस पॉलिसी ड्राफ्ट से ये पता लग रहा है कि सरकार के मन में ये सारी चीज़ें हैं और अब स्टेक होल्डरों से विचार विमर्श करके देखना होगा कि कब ये दिल्ली में लागू होता है। दिल्ली से अरुण नेगी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो अभी ये ड्राफ्ट है, विचार विमर्श होगा, लेकिन जल्दी इसे लागू करने की तैयारी है और एक डेडलाइन भी दे दिया गया है जब कम से कम कमर्शियल वाहनों को रिप्लेस किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से। और आगे बढ़ते हैं, एक और खबर ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही। देश की सबसे बड़ी गाड़ी निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया और आज से अपने चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में मारुति कीमतों में इजाफा कर रही है। 62,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होने जा रही है मारुति की गाड़ियों में और ये कंपनी की 4 महीने से भी कम वक्त में दूसरी बार बढ़ोतरी है कीमतों में। मारुति की जिन गाड़ियों की कीमत बढ़ाई जाएगी उनमें बहुत ही पॉपुलर गाड़ियां हैं, जैसे कि वैगन आर जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इको, एर्टिगा, XL6, डिज़ायर, टूर एस, फ्रोंक्स और ग्रैंड विटारा शामिल हैं। कीमतों में बढ़ोतरी का स्तर जो है वो मॉडल के मुताबिक अलग अलग किया जाएगा। आज से जो गाड़ियां मारुति की महंगी हो गई हैं और इनमें कितनी कितनी कीमतें बढ़ेंगी आपको दिखाते हैं हम। जैसे मारुति सुजुकी विटारा जो है उसमें 62,000 रुपये की बढ़ोतरी है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है, मैक्सिमम 62,000। मारुति सुजुकी इको की कीमत 22,500 रुपये से बढ़ाई जा रही है। मारुति सुजुकी वैगन आर 14,000 रुपये की बढ़ोतरी इसमें हो रही है। मारुति सुजुकी एर्टिगा में 12,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी और मारुति सुजुकी XL6 में 12,500 रुपये से कीमत बढ़ेगी। डिज़ायर में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी है। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में 2,500 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है। तो मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी मुग्धा मिश्रा। मुग्धा, मारुति कॉमन मैन्स कार के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करती रही। मारुति में कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस भी हुई हैं और मारुति अपने आप को एक अलग तरह से अब पैकेज करना चाह रही है। ये जो कीमतों में बढ़ोतरी है इसके पीछे क्या कारण देखा जा रहा है? इसलिए भी क्योंकि बहुत कम समय में दूसरी बार ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी उन्होंने दिसंबर में प्राइसेस बढ़ाए थे और अब वापस से अप्रैल में कीमतें बढ़ाई गई हैं। लेकिन अगर आप पिछले कई सालों का ट्रेंड देखें तो लगभग हर साल ही दिसंबर में एक बार कीमत बढ़ाते हैं। उसके बाद जब वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है जो कि 1 अप्रैल से होती है,
तो वो वापस से कुछ बढ़ोतरी करते हैं। इसके पीछे दो कारण जनरली बताए जाते हैं। अभी जो उन्होंने हमें बताया है कि कीमतें क्यों बढ़ाई हैं, पहले तो वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, और दूसरा जो है वो जो करेंसी अप एंड डाउन है उसकी वजह से थोड़ा सा वो एडजस्टमेंट करते हैं। हालांकि इंडिया और मारुति के ऊपर उस करेंसी का इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि येन और यूरोपी का इक्वेशन अलग चलता है। लेकिन बाकी कंपनियों ने भी अपनी कीमतें बढ़ाई हैं इसी वक्त। hyundai ने करीब 3% बढ़ाया है, महिंद्रा ने करीब 3% कीमतें बढ़ाई हैं अक्रॉस द बोर्ड। तो ये कीमतें जो बढ़ाने का ये जो टाइम है वो एक्चुअली लगभग हर साल ही होता है। और जब भी मैंने ये पूछा है कि आप हर साल ये अप्रैल में ही क्यों कीमतें बढ़ा देते हैं, और आप हर बार बोलते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंटेन करने के लिए आप ये कदम उठा रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि पूरा साल का जो वो हर बार जब प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं कमोडिटीज के, कच्चे माल के, तो वो हर बार कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते। वो असेस करते हैं कि अगले साल लगभग इतना हमारा रॉ मटेरियल प्राइस ऊपर जाएगा और उसको मैनेज करने के लिए अभी कीमतें बढ़ा देते हैं। तो ये बेसिक रीजन है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाई गई हैं। जी, धन्यवाद आपका मुग्धा इस जानकारी के लिए। मारुति के बहुत ग्राहक हैं। मारुति जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाती है भारत में, और जो कीमत बढ़ाई जा रही है, आज से मारुति की कारों की कीमतें बढ़ी हैं। दिसंबर के बाद दूसरी बार कीमत बढ़ाई जा रही है और मैक्सिमम 62,000 तक की कीमत जो है वो बढ़ी है। तो जो बढ़ती हुई इनपुट लागत है उसकी वो वजह बताई जा रही है कीमत बढ़ाने की। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है इस वक्त दिल्ली से ही। दिल्ली में गोकुलपुरी का इलाका है जिसमें एक युवक की हत्या हो गई है। मारे गए युवक की पहचान हिमांशु के रूप में हुई है। मृतक हिमांशु की उम्र 19 साल है। जब नाबालिग था तभी उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। और मुकेश मेरे सहयोगी मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे इस पर और जानकारी के लिए। एक खबर क्राइम अपराध यहाँ पे हुआ है दिल्ली के गोकुलपुरी में, और उस पर यह खबर आई है कि 2 आरोपियों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक हत्या का मामला है जिसमें सीसीटीवी के आधार पर ही गिरफ्तारी की गई है। जो युवक मारा गया है वो 19 साल का है और उसकी पहचान हिमांशु के तौर पे हुई है। इस पर विस्तार और क्या मिला है अब तक, मुकेश मेरे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पे। मुकेश, देखिए, गोकुलपुरी में हिमांशु नाम के शख्स की 3 लड़कों ने हत्या कर दी है, और जो हत्या का आरोप लगा है वो दूसरे समुदाय के लड़कों पर लगा है। दरअसल जो हिमांशु है उसने शाहरुख नाम के शख्स की बहन से लव मैरिज की थी। इसी बात को लेकर जो शाहरुख था वो नाराज था। उसने अपने दोस्त साहिल और एक और शख्स के साथ मिलकर हिमांशु की हत्या कर दी। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें एक का नाम शाहरुख है जो कि मृतक जो हिमांशु था उसका साला है, और दूसरा एक और शख्स है जिसका नाम साहिल है। पुलिस के मुताबिक जो मृतक हिमांशु है उस पर भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि ये तब के मामले हैं जब वो नाबालिग था। तो इस हत्याकांड के बाद जिस तरह से इस हत्याकांड में 2 अलग अलग समुदायों के लोग इन्वॉल्व हैं, उसके बाद जो माहौल है वो थोड़ा संवेदनशील हो गया है। तो सुरक्षा के लिहाज से गोकुलपुरी इलाके में जहां पर यह हत्याकांड हुआ है वहां पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं, जिससे कि कोई हालात जो माहौल है वो खराब ना होने पाए। तो वहां पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं, और हत्याकांड में शामिल जो बाकी आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि 3 लोगों ने मिलकर हत्या की, 2 आरोपी पकड़े गए हैं, बाकी जो एक आरोपी है उसको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच चल रही है। जी, धन्यवाद मुकेश। पूरे मामले की जांच चल रही है, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और सीसीटीवी के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है जो वहां से एविडेंस मिला है। और मृतक जो है उस पर भी आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। दिल्ली के गोकुलपुरी की ये घटना है। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से खबर है बम ब्लास्ट की जिससे जुड़े जिंदा बम मामले में 4 आतंकियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 13 मई 2008 को जयपुर में हुए 8 सीरियल बम धमाकों के बाद 9वां बम चांदपोल बाजार में मिला था। ये बम ब्लास्ट से 15 मिनट पहले डिफ्यूज़ कर लिया गया था जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची थी। इसमें कोर्ट ने एक विस्तृत फैसला दिया है। अब
तो जिंदा बम केस में चारों दोषियों को उम्र कैद की सज़ा मिल गई है और ये बड़ी खबर है क्योंकि ये एक मामला है जो 2008 का था। इसमें 600 पेज का विस्तृत जजमेंट आया है और यहाँ पर जो नौवा बम जिंदा मिला था उसकी वजह से कई लोगों की जान बची थी। हमारे साथ वीरेंद्र जुड़ गए हैं। एक बहुत बड़ा फैसला, लंबा वक्त गुजर गया 2008 से अब तक वीरेंद्र, लेकिन अब जाकर माने कि इसमें जो इतने सारे लोगों की जान गई और जो पीड़ित परिवार रहे उनको इंसाफ मिला है। बिल्कुल, देखिए 17 साल के बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है आज जाकर जो है अंतिम फैसला आया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो लगातार जो 8 जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उसमें कई लोगों ने अपने परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो खो दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चांदपोल गेस्ट हाउस के पास जो 9वां बम था उसे समय रहते हुए डिफ्यूज़ कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान बच गई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे बम ब्लास्ट के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जो इस पूरे मामले को लेकर 4 जो दोषी थे उन दोषियों को जो है यहाँ पर जो है सज़ा सुनाई गई है, जिसमें अगर मैं बात करूँ दोषियों की तो इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि सैफुर रहमान करके हैं, एक मोहम्मद सैफ है, मोहम्मद सरवर आजमी और शहबाज अहमद को जो है यहाँ पर दोषी ठहराया गया है। पिछले शुक्रवार को जो कह सकते हैं कि इनको जो है यहाँ पर दोषी ठहराया गया था, लेकिन आज जो है चारों आरोपियों को जो है आजीवन सज़ा जो है कोर्ट के द्वारा सुनाई गई। इसके अलावा जब एनडीटीवी ने उन पीड़ितों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि 17 साल के बाद न्याय जरूर मिला है, लेकिन उनकी इच्छा है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो है इस पूरे मामले को वो हाई कोर्ट में लेके जाएंगे और इस पूरे मामले को लेकर जो है जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है फांसी की सज़ा के लिए वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। यानी कुल मिलाकर जो तमाम जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा पीड़ित पक्ष का कहना है। इसके साथ साथ कोर्ट में जब दलीलें दी जा रही थी तो कोर्ट ने एक बात कही, उसके अंदर सबसे बड़ी बात यही थी कि सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो हमारा मन होता है, क्या गलत है क्या सही ये हमारा मन जानता है। ये सज़ा हुई है मतलब गुनाह भी हुआ, यानी कुल मिलाकर अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर सज़ा हुई है तो इसका मतलब है वो जो कह सकते हैं कि आरोपी है या फिर उसने गुनाह किया है। इस तरीके की बात जब कोर्ट के अंदर कही जाती है तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले के अंदर जब पीड़ित पक्ष की तरफ से जब वकील थे उनके द्वारा जब अपने जो दलीलें दी गई उनमें उन्होंने कहा कि इस तरीके के अगर घटनाएँ होती हैं तो वो समाज के लिए जो कह सकते हैं कलंकित करने वाली होती है। इन घटनाओं की रिपीटेशन ना हो इसके लिए भी जो है जो पीड़ित पक्ष के वकील के द्वारा दलील दी गई। इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें जो अलग अलग धाराओं की, तो इसमें जो अलग अलग धाराएं हैं उनके तहत जो है अलग अलग जो सजाएं हैं, जिसमें किसी के अंदर 10 साल की सजा दी गई है तो किसी में 3 साल की। इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जी धन्यवाद आपका। एक पुराना मामला 2008 का जिसमें अब फैसला आया है और अब इंसाफ मिला है, वो तमाम पीड़ित परिवार और वो सभी लोग जिनकी इसमें जान गई, उनके परिवार जो हैं उनको अब एक तरह से इंसाफ मिला है। तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं। राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है, तो अगर राज्यपाल के पास ये पारित आदेश आता है तो उसके ऊपर राज्यपाल को दस्तखत करना चाहिए। बिल रोके जाने को अवैध बताया है। तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। राज्यपाल की तरफ से बिल रोके जाने को अवैध बताया है कोर्ट ने, और सरकार के 10 ज़रूरी बिलों को रोकना अवैध, ये जो मामला था जो सुप्रीम कोर्ट के पास आया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जिन 10 बिलों को रोक कर रखा है राज्यपाल ने वो अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये मनमाना कदम है और कानून के नज़रिए से सही नहीं है। यानी कि अगर गवर्नर के पास में कोई मामला आया है, बिल आया है जो कि सदन द्वारा पास किया गया है, तो फिर उसे रोकना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है। अगर विधेयक पारित हो गया है सदन द्वारा तो राज्यपाल उसे रोक नहीं सकते हैं। तो
तो ये एक बड़ा फैसला है और तमिलनाडु सरकार के जिन बिलों को रोक कर रखा था गवर्नर ने उसके मद्देनज़र ये एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक राहत मिली है और गवर्नर को ये कहा गया है और कोर्ट की तरफ से कि ये सही नहीं है जो गवर्नर कर रहे हैं। गवर्नर ने शायद 10 बिलों को रोक कर रखा था, राज्यपाल की तरफ से बिल रोके जाने को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया है। तो आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए। एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है जो कई तरह के नज़ीर जो हैं वो इस्टेब्लिश करेगा और ये साफ कर दिया गया है आशीष इसमें कि गवर्नर के पास किसी तरह का कोई वीटो पावर नहीं है। गवर्नर के पास अगर पारित विधेयक आता है तो उसके ऊपर उन्हें दस्तखत करना है। और ये जो मामला आया था कोर्ट में जिसमें ये जो 10 बिल हैं जिनको रोका था गवर्नर ने, वो क्या बिल थे और ये इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? जी देखिए, बहुत बड़ा फैसला है नज़ीर, ये फैसला माना जाएगा। हालांकि जो राज्यपाल की तरफ से अटॉर्नी जनरल जो उपस्थित हुए थे वो इसका विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे इस तरह का फैसला नहीं देना चाहिए, राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर हैं और अदालत को इस तरह अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई जो आर्टिकल 200 है, 200 आर्टिकल जो है उसमें कोई टाइम लाइन स्पेसिफिक नहीं दी गई थी, एज अर्ली एज पॉसिबल लिखा गया था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो कानून के निर्माता हैं उनकी मंशा ये रही कि जल्द से जल्द हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 1 महीने से 3 महीने तक का वक्त दिया है और कहा है कि राज्यपाल को ये सब चीजों को डिसाइड करना चाहिए और वो रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकते। चुनी हुई सरकार की मदद करना चाहिए उनको, उनके दोस्त की तरह वो रहें, राज्यपाल को इस तरह नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा फैसला है जिसका असर पूरे देश भर के राज्यों पर पड़ेगा। खासतौर पर बहुत सारे राज्य यहाँ पर पहुंचे हैं, पहले पंजाब आया था, अभी केरल भी यहाँ पर पेंडिंग है, केरल का मामला। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला ये आया है। जी, एक ये बड़ा फैसला आया है और ये एक नज़ीर साबित होगा। जैसा आशीष भार्गव बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये एक मनमाना कदम है। आपको एक बार फिर से बता दें कि राज्यपाल बनाम गवर्नमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है जिसमें राज्यपाल की तरफ से बिल को रोके जाने को अवैध बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो गवर्नमेंट बनाम गवर्नर के में जो ये मामला था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कोर्ट ने कहा है कि कानून के नज़रिए से ये सही नहीं है कि जो विधेयक पारित कर दिया गया है उसे राज्यपाल रोक कर रखे। धन्यवाद आपका आशीष। आगे दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार में राजधानी पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक महारैली हुई, मुसहर भुइयां महारैली हुई, जिसके दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक तरह से सीधे तौर पर खुद को सीएम उम्मीदवार बता दिया है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेता इस पर भले तरह तरह के बयान दे रहे हों या फिर चुप हों, लेकिन तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि चीफ मिनिस्टर तो वही होंगे। तेजस्वी ने कहा है कि आप लोग चिंतित मत रहिए, जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग नाले के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरे में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। बड़ा दावा है तेजस्वी यादव की तरफ से, तो उनके जो सहयोगी हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं या किस तरह की सुगबुगाहट है प्रभाकर तेजस्वी के इस बयान पर? देखिए, तेजस्वी ने पहली बार ये जो कैमरे पे बोला था वो एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत पे आज से 15 दिन पहले बोला था, जब वो एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे पटना में तेजस्वी यादव हमारे साथ। तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे महागठबंधन के, क्योंकि वो सबसे बड़े दल हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन उस पर उनका कहना था कि वो समय आएगा तो वो अपने आप जो है सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। उनका कहने का मतलब था कि जब समय आएगा, जब आंकड़े आएंगे तो उसके बाद उन्हें उम्मीदवार मान लिया जाएगा। तो तेजस्वी जो है वो पहले ही बोल चुके हैं और एनडीटीवी को खासकर उन्होंने एक्सक्लूसिव अपनी बातचीत में बोला है। आज जब वो मुसहर भुइयां समारोह जो है ये एसके मेमोरियल हॉल में हो रहा था पटना में, और ये रैली नहीं थी, एक तरह से सम्मेलन था उनका,
उसमें जब तेजस्वी बोल रहे थे तो उसमें भी उन्होंने इस बात को रिपीट किया है। उनका कहना था कि भाई हम जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आपका जब बेटा ये मुख्यमंत्री बनेगा तो आपको हम ये सुविधाएं देंगे। जिन सुविधाओं की वो बात कर रहे थे उसमें पक्के मकान की बात कर रहे थे, उसमें जिनको पुराना मकान मिला है उसके रिपेयर की बात कर रहे थे, और जो सबसे ज़्यादा जोर उनका था वो इस पे था कि ये जो कम्युनिटी है ये एक्चुअल में दलितों में दलित है। अगर आप मुसहर की बात करें तो ये बहुत ही गरीब होते हैं, दलितों में दलित हैं ये, और इनको जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए उतनी सुविधाएं नहीं मिली हैं। तो तेजस्वी यादव एक तरह से उनसे मुखातिब थे, उनसे बात कर रहे थे, उनको वादा कर रहे थे कि अगर उनकी सरकार आई और वो मुख्यमंत्री हुए तो वो उनको क्या क्या सुविधाएं देंगे, उनको लुभाने की कोशिश आप इसे बोल सकते हैं। और बिहार में क्योंकि चुनाव अगले 6 महीने के अंदर है, इसलिए इस तरह के वादे, इस तरह के जातिगत सम्मेलन लगभग सभी दल कर रहे हैं। चाहे आप भाजपा की बात करें, चाहे आप जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग जातीय सम्मेलन ये आपको लगातार देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस तरह के सम्मेलनों की संख्या, इस तरह के जातिगत सम्मेलनों की संख्या और बढ़ती हुई दिखेगी आपको। तो जिस वोट बैंक को अभी वो संबोधित कर रहे थे, वो वोट बैंक जो महादलित हुए, वहाँ पर जो मुसहर समुदाय के लोग हैं, वो अब तक पारंपरिक तौर पर आरजेडी के साथ ही रहे हैं प्रभाकर? देखिए, वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो पारंपरिक तौर पे आरजेडी के साथ रहे हैं। उनका बहुत बड़ा, जीतन राम मांझी उस समुदाय से आते हैं, तो जीतन राम मांझी महादलित हैं और वो दावा करते हैं कि उनके चलते जो ये पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, मुसहर कम्युनिटी है, जो मुसहर कास्ट है, वो एनडीए के साथ है। वहीं पे आरजेडी जो है ये मानती है कि क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने मुसहरों के लिए बहुत कुछ किया जब वो मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, और उन सारी बातों को तेजस्वी यादव ने आज गिनाया, आज एक एक करके याद दिलाने की कोशिश की कि लालू प्रसाद यादव ने कैसे कैसे उनके लिए काम किए। तो ये मानते हैं कि इनके साथ हैं। देखिए, जो कवायद है वो ये है कि वो अपने पाले में खींचने की, उनको मुसहर के जो वोट है उसे अपने पाले में खींचने की एनडीए भी कोशिश करेगी। जीतन राम मांझी बड़े चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, खुद भी मुसहर हैं, वो मुसहर कम्युनिटी से आते हैं, तो उनके चलते एनडीए मानती है कि उनके चलते जो मुसहर हैं वो एनडीए के साथ होंगे। वहीं पे तेजस्वी यादव इस कोशिश में लगे हैं कि ट्रेडिशनली लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए बहुत कुछ किया और ट्रेडिशनली एक समय था जबकि मुसहर उनके साथ होते थे, इसलिए वापस उनके खेमे में आ जाए। और इस तरह की जो छोटी छोटी जातियाँ हैं वो जैसे जैसे एक साथ गोलबंद होंगी और जिस भी खेमे में जाएंगी तो राजनीतिक तौर पे और वोटों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनकी स्थिति मजबूत होगी। जी सही, धन्यवाद आपका। जैसा आप बता रहे हैं, जितिन राम मांझी की वजह से ये वोट बैंक जो है वो शिफ्ट भी किया, लेकिन आरजेडी के साथ भी पहले रहा है। अब जो है कोशिश ये है कि तमाम जो जातिगत समीकरण हैं उनको साधने की सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं, और इसी कोशिश में आज ये रैली वहाँ पर हुई जिससे कि तेजस्वी यादव ने भी एड्रेस किया, और वो एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है वहाँ पे जो गठबंधन है उसके नेता या सीएम के दावेदार वही होंगे, यानी कि तेजस्वी यादव खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। बिहार से आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के काफिले को लेकर एक विवाद उठा, जिसमें एक नया वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में ऐसा नहीं लग रहा कि सड़क पर जाम लगा हुआ है। दरअसल कुछ छात्रों ने यह आरोप लगाया था कि पवन कल्याण के काफिले की वजह से वो बुरी तरह से ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, जिसकी वजह से वो जेईई की परीक्षा देने से चूक गए। ये घटना पवन कल्याण के विशाखापत्तनम दौरे की है। इस मामले में पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि छात्रों की रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे की थी और वो देर से निकलने की वजह से सेंटर नहीं पहुंच पाए। जाम की वजह से ऐसा हुआ ये नहीं कहा जा सकता। पुलिस के बयान के बाद खुद पवन कल्याण ने भी मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। विशाखापट्टनम पुलिस ने अब वीडियोस भी जारी किए हैं, ये साफ करते हुए कि जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पवन कल्याण, जब उनकी कॉन्वॉय वहाँ से गुजरी थी तब जो बच्चों को जो सेंटर के अंदर जाना था उसके 11 मिनट के बाद ही उनकी कॉन्वॉय वहाँ से गुजरी थी। तो उन्होंने वीडियो सब जारी किए हैं ये कहते हुए कि 7 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच पहला जो बैच था जो जेईई
जेईई का जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए बच्चों को अंदर 8:30 बजे तक पहुंचना था। और जिन 4 लोगों की बात हो रही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और जिनकी बात वाईएसआरसीपी ने सामने रखी है, ये कहते हुए कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के कॉन्वॉय के गुजरने की वजह से जो ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं लिख पाए थे, उस बात को साफ करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो 4 लोग हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं और उस वक्त ट्रैफिक दोनों तरफ से साफ जा रही है और जाहिर है कि वो 1-2 मिनट लेट ही आए थे, यानी कि 8:31 या 32 मिनट पर वो आए थे और उनको एग्ज़ाम लिखने की अनुमति नहीं दी गई थी। और जिसके बाद वाईएसआरसीपी ने एक सोशल मीडिया में पोस्ट किए थे और कहा था कि डिप्यूटी सीएम के कॉन्वॉय की वजह से इन बच्चों को मेन एग्ज़ाम जो जेईई का है वो लिखने का मौका नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने अब कहा है कि ये लोग लेट पहुंचे थे और वैसे भी उनको 8:30 तक गेट बंद हो जाती है और कोई भी वहाँ पे ट्रैफिक को रोका नहीं गया था और 8:41 पर ही डिप्यूटी सीएम वहाँ से गुजरे थे और उनके जाने की वजह से किसी छात्र को कोई दिक्कत होने की कोई चांस ही नहीं है। तेलंगाना सरकार हैदराबाद विश्वविद्यालय से पुलिस बल हटाने और छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर सहमत हो गई है। सरकार का कहना है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को बीआरएस ने अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए गुमराह किया। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी उमा सुधीर। एक तरफ तो कांग्रेस सरकार ने कहा है कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने एआई जनरेटेड फेक इमेजेस, ऑडियो या वीडियो का इस्तेमाल किया है एक तरह का मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन करने के लिए, कंचे गचिबौली जो इलाका है उसके बारे में उस पर वो केस करेंगे। और उसके अलावा कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स जो तेलंगाना सरकार ने बनाई थी, उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ बातचीत की, कहा कि छात्र के खिलाफ जो केस है उनको निकाल दिया जाएगा या उनको विड्रॉ किया जाएगा और पुलिस को भी वहां से हटा दिया जाएगा। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि बीआरएस जो पर्यावरण के लिए जो बात कर रही है वो मगरमच्छ के आंसू है, क्योंकि उनका कहना है कि जब बीआरएस की सरकार थी तो पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान हुआ था। उनका ये कहना है कि 4 लाख से ज़्यादा एकड़ इलीगली बेचा गया था बीआरएस की सरकार के वक्त और उनका कहना है कि 12 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे गए थे सिर्फ 2016 से लेकर 2019 तक। और उनका कहना है कि ये केंद्र सरकार के आंकड़ों में भी ये दिखाई पड़ता है। इसके अलावा उनका कहना है कि 11,422 हेक्टेयर जो वन का जो लैंड है, जो क्षेत्र था, उसको डाइवर्ट किया गया नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए। और हरितहारन जो एक तरह का ग्रीनिंग प्रोग्राम था बीआरएस सरकार का, केसीआर का, उसको भी उन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि 9,770 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए थे। लेकिन उस खर्च के बावजूद, ये कहने के बावजूद कि 270 करोड़ पौधे लगाए गए थे, लेकिन उनका कहना है कि जो वन का जो इलाका है तेलंगाना में वो कम हो गया था। तेलंगाना के बनने के बाद अगर आप 2021 की बात करें तो 400 एकड़ तक वन प्रांत कम हो गया था और उस पर भी सवाल उन्होंने उठाए हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेक्रेटेरिएट नया केसीआर ने बनाया था उसमें 207 बहुत बड़े बड़े पेड़ थे जिनको काटा गया था और उनकी जगह पर कोई और प्लांटेशन नहीं किया गया था। इसके अलावा जब फॉर्मूला ई की बात आई और केटीआर के फेवरेट जो प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए भी बहुत सारे पेड़ काटे गए थे इसी शहर में, हैदराबाद के शहर में, ऐसा उनका आरोप है। इसके अलावा जो कालेश्वरम का जो सिंचाई का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो ऑलरेडी एक जांच चल रही है, करप्शन की जांच चल रही है कांग्रेस सरकार द्वारा और इसमें अब सरकार ने ये भी आरोप लगाया है कि 28,200 हेक्टेयर का जो वन का क्षेत्र है उसको क्लियर किया गया था इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए भी। और इसके अलावा जो नियोपोलिस और कोकापेट जो इलाका है गचिबौली के उस तरफ पड़ता है और जहाँ पर काफ़ी सारा लैंड, एक जगह तो कोकापेट में 1 एकड़ 100 करोड़ रुपए के दर पर बेचा गया था और उनका आरोप है कि
31,000 करोड़ रुपए, उसमें 453 एकड़ को बेचकर पीआरएस की सरकार ने उसमें पैसा बनाया था। और इसके अलावा जो जियो 111 कहा जाता है, एक कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसको कैंसिल किया था बीआरएस की सरकार ने, और उस पर भी काफ़ी चर्चा हमेशा ही चला है। और अब सरकार ने कहा है कि जो गंडीपेट और हिमायत सागर जो तालाब हैं, जो लेक है, जिनको जो हैदराबाद को पानी देते हैं, उसका जो इकोलॉजी है वो भी पूरी तरह से नष्ट हुआ है इस जियो को कैंसिल करने की वजह से। 80% तक स्कूलों की फीस बढ़ गई है और स्कूल खुल गए हैं, नए सेशंस शुरू हो गए हैं और उसके साथ साथ फीस की बढ़ती हुई फीस को लेकर माता पिताओं की चिंता जो है वो बढ़ गई है। लोकल सर्कल्स के सर्वे में 44% पेरेंट्स ने बताया है कि उनके बच्चों के स्कूलों की फीस पिछले 3 साल में 50% से 80% तक बढ़ चुकी है। सर्वे में देश के 309 जिलों से 31,000 अभिभावकों ने हिस्सा लिया है। सर्वे में कहा गया है कि देश में प्राइवेट स्कूल्स की फीस इतनी ज़्यादा हो गई है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के परिवार परेशान हैं। कई पेरेंट्स लोन लेकर या अपनी ज़रूरतें कम करके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं और फीस कितनी बढ़ेगी इसके ऊपर किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है। मनमानी फीस बढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स। तो हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने स्कूल फीस में होती हुई बढ़ोतरी पर दिल्ली के कुछ अभिभावकों से बात की है। सरकार तो कह रही है कि भाई बढ़ाएंगे तो सरकार से पूछ के बढ़ाएंगे, बस आप लोगों को बता दिया गया कि भाई बढ़ रही है फीस। सरकार ने तो हमें कुछ नहीं बताया, बढ़ाई है तो दी है, तो बढ़ाई तो है ही, तो बढ़ा के दिया है। मैसेज दे दिया इन्होंने अपनी तरफ से। जो उनकी वेबसाइट है ना, वो डाउनलोड कर रखी है, भाई जो भी इंफॉर्मेशन होती है डाल देते हैं। लेकिन फ़ीस की भी डाल दी इन्होंने, बड़ी भी फीस इतनी है जी, जमा करो 10 तारीख से पहले, जिसके लिए काफ़ी पेरेंट्स फाइट कर रहे हैं। डे बाय डे मीटिंग भी हो रही है और कंटिन्यूस इनसे बातचीत भी चल रही है। पिछले 2 साल में बढ़ी है, बहुत बड़ी है फीस। कितनी फीस बढ़ी होगी? अभी 10% बढ़ गया है। 73 जाती थी, अब 8 हो गई है। 7300 जाती थी, अब 8000 हो गई है। और नर्सरी क्लास का तो 11,000 है, 10,000 के समथिंग है।